हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो चलिए इस वीडियो में हम ये जो हिंदी का दो चैप्टर होता है, गद्यखंड और वर्णिका, मतलब हिंदी में दो पार्ट पढ़ना है। एक बुक का नाम है गोधोली और दूसरा का नाम है वर्णिका। तो गोधोली का पहला भाग है गद्यखंड और एक है काव्यखंड, ठीक है। तो गोधोली का जो पहला भाग है हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो टॉपिक का जो नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है मैंने सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम कहानी का सारांश और कहानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पार्ट्स के अंदर में जितने क्वेश्चन आंसर आते हैं मैंने वो सभी क्वेश्चन ले रखा हूँ, जो कि बहुत सी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। और ये इस चैप्टर में आपको सभी प्रश्न के हल मिलेगा, ठीक है। जितने भी इस चैप्टर का जो प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, सभी को मैंने सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए पहला आ गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब इसके बारे में थोड़ा सा सारांश परिचय जान लेते हैं। क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। वे मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ। अब पूछा जाएगा कि उनका परिवार का जन्म, उनके कैसे परिवार में जन्म हुआ, तो एक दलित परिवार में जन्म हुआ। मानव मुक्त के प्रदोष साहब अपने समय को सब पढ़े लिखे लोग में से एक थे। अब उस समय पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे, लेकिन उस समय में बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे सबसे पढ़े लिखे लोग थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा, नरेंद्र और उत्साह उच्च शिक्षा के लिए वह न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए। वहाँ लंदन, इंग्लैंड गए और उन्होंने संस्कृति, धार्मिक, पौराणिक, विनम्रता, अनुदार को ऐतिहासिक, सामाजिक रूप से अनेक मौलिक प्रतिनाएं स्थापित की हैं। आगे है कि उन्हें मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया और उन्हें चिंतन, रचनात्मक एवं 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, जैसे कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये उनके चिंतक रचनात्मक जो था, उनके मुख्य प्रेरक 3 ही व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। अब यहाँ से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आया कि पूछा जाए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ, तो ये दिसंबर 1556 में दिल्ली में हो गया इनका निधन। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने प्रमुख रचना एवं भाषा द कस्टम इन इंडिया, द मैकेनिज्म, द इंडस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, द एंट ब्लेस यू आर श्रद्धांजलि, बहुत सारे ऐसे पुस्तक उन्होंने लिखे। और उनका जो पुस्तक जो था कैसे, तो उनके नाम से 21 खंडों में प्रकाशित भी हो चुका था। चलिए आगे क्या कह रहा है कहानी में कि यह प्रस्तुत पाठ बाबा भीमराव के भाषण एनिहोलेंसन ऑफ कस्टल के ललाई सिंह यादव द्वारा किया गया है एंड जाति भेद में अच्छे भेद के चिंतन संपादन के साथ लिया गया। यह भाषा जाति पाति तोड़कर, मतलब इस कहानी में जो है जाति पाति को तोड़ा गया है। जो जाति पाति बनाया गया था उस जाति पाति को खत्म करने के कगार पर काम किया गया था। लाहौर यानी कि जो पहले इंडिया में था, बंटवारा होने के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। तो लाहौर में वार्षिक सम्मेलन और 1936 के अधिनियम भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजन की वनपूत और सहिष्णुति बन सकते थे। कारण सम्मेलन अक्षित हो चुका था और पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा भीमराव ने अम्बेडकर स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन नाम का मध्य युग विशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैतिकता एवं समाज की विचारधाराओं को जाति प्रथा के विस्मरण कर दिया गया। आगे क्या कहता है कि ये पूर्व ग्रह और लोकतंत्र के लिए उनका अस्वस्थकरण प्रकृति पर भी यह बड़ा संभर और विविधता का दृष्टिकोण उभर सकता था। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए यह आरेख अत्यंत शिक्षा प्रद रहा है, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक कहानी का सारांश था। अब इस बुक में यानी कि इस चैप्टर में जितने जो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आता है कि लेखक किस विडंबना की बात का स्वरूप करता है। लेखक किस विडंबना की बात करता है और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक महोदय इस बात की विडंबना करते हैं कि आधुनिक युग में जातिवाद की पोषक भी कमी नहीं है, मतलब अभी भी जातिवाद का जो सिलसिला है काफ़ी सुधार नहीं है, कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते हैं। चूँकि जाति प्रथा भी समाज विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इन्हें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उनकी उपयोगिता का सिद्ध करना चाहते हैं कि जातिवाद का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कौशल और श्रम विभाजन को आवश्यकता मानते हैं। क्या मानते हैं? आवश्यकता मानते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन यानी श्रमिक जो होते हैं काम करने, उसको विभाजन किया, भाग में तोड़ दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। आगे क्या कहता है कि जातिवाद सार्थक का कहना है कि माता पिता का सामाजिक स्तर के अनुसार यानी कि गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वह पेशा अनुयायी या अपर्याप्त क्यों न हो, भले उसे भूखे मरने की नौबत आए, लेकिन वह अपनाना ही होगा, ठीक है। आगे क्या कहता है
आगे कहता है कि जातिवाद का कहना है कि परंपरागत पेशों से व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर देता है। जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थक व्यक्ति का स्वतंत्रता को अपना सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इनकी सामाजिक अव्यवस्थाएं बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों को लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या थी। लेखक को क्या आपत्ति होती है, जातिवाद की जो पक्ष रखा जाता है उसे क्या आपत्ति होती है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए कथनों में लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है, बहुत ही चिंतादायक है। लेखक की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छता पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य में व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि में कोई स्थान या महत्व नहीं होता है। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है, बिल्कुल इस बात है। जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है, सही बात। साथ ही अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब जाति प्रथा, जाति क्या है कि उच्च नीच भेदभाव का है। अब बड़े लोग छोटे दूरा पर नहीं जाते हैं, छोटे लोग बड़े आदमी के घर नहीं आ सकते हैं, अछूत मानने लगते हैं, तो इसको भी खत्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं कि आर्थिक पहलू से अत्यधिक हानिकारक क्या है, जाति प्रथा, इसे अभी भी खत्म कर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि भारतीय समाज में सर्व विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। करा है कि जाति जो प्रथा है ये समाज में सर्व विभाजन का ही रूप क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में जाति सर्व विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकती। शर्म के नाम पर श्रमिक का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता, जो आधुनिक समाज का स्वाभाविक स्वरूप नहीं। अब देखिए कह रहे कि जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कह सकते। अगर कह देते कि हम श्रम विभाजन को वही रूप रहने दिया जाए तो जिसका गरीब का बेटा होगा गरीब ही रह जाएगा, जो किसान करने वाला उसका बच्चा ही किसान। जरूरी नहीं है कि किसान का बच्चा किसान ही बनेगा, हो सकता है कि डॉक्टर इंजीनियर बने। इसलिए जो आधुनिक समाज में अस्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता, इसलिए इसको रूप में नहीं बांटा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ये जो जाति जो प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण कैसे बन गया हुआ है। तो जाति प्रथा मनुष्य में जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अन्यायिक हो या प्राप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधे प्रक्रिया तकनीकी अनियंत्रण काम की अप्रकृति परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब मान लेते हैं कि अगर बेरोजगारी है और कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, अगर उसको जैसे समय बदलेगा उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो हो सकता है किसानी छोड़कर कोई दूसरा बिजनेस भी कर सकता है। इसलिए कहा है कि ये धंधा जो है तकनीकी नियंत्रण विकास और असमक परिवर्तन होने के कारण मनुष्य में पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। अगर मान लेते कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, जैसे कि देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं किस पे, इस पे पढ़ा रहे हैं। मेरे पास अभी उस तरह का साधन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को प्यार आशीर्वाद से अगर हम कुछ कर पाते हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड आएगा, डिजिटल बोर्ड पर बहुत मेरा फेस आएगा और मैं बढ़िया से डिजिटल बोर्ड पर और एक्सप्लेन करके बढ़िया से पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, जब मेरे पास तकनीकी आया तो हम तकनीकी के कारण क्या कर सकते हैं, पैसे बदलने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर इसमें मेरे को अभी साधन नहीं है, हम आप लोग से विनती करते हैं कि प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। और सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमें लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को व्यू करें, ज़्यादा ज़्यादा देखें, शेयर करें। तो हो सकता है कि हम भी क्या करें, आगे डिजिटल बोर्ड आएगा, फिर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ये तकनीकी हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि आवश्यकता बदलने पड़ सकती है और हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को प्रंगित होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो। अब देखिए इसमें कहा है पैतृक पेशा का मतलब क्या होता है, जो आपके पूर्वजों से मिला हुआ है। जैसे कि कोई अगर सुने हुए कि कोई अगर किसान है तो उसका बच्चा किसान है, कोई मोची है तो उसका बेटा ही मोची बनेगा, ठीक है। तो ऐसा पहला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मोची का बेटा मोची नहीं बनेगा, मोची का बेटा इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, कलेक्टर भी, हर चीज़ बन सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन को अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी। और इसी सभी वजह के कारण से ही जाति जो प्रथा है वो बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। अगर मान लेते हैं कि बच्चा पढ़ने में तेज है, उसके पापा बढ़ई के काम करते हैं और पढ़ने में तेज है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि नहीं तुम्हारे पिताजी बढ़ई थे, तुम बढ़ई के काम करो, तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो गरीब को गरीब हो जाएगा और जो धनिक हो लोग वो धनिक हो जाएंगे। तो ये मुख्य प्रत्यक्ष रूप से मुख्य कारण यही है। समझ में आ गया, डाउट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न को भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। ये कह रहा है कि आज के भी समय में उन्हें बड़ी समस्या मानते हैं। क्यों मानते हैं समस्या भाई, समस्या क्यों मानते हैं जी। चलिए तो मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती। अब जाति प्रथा रहेगा तो भाई अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से कैसे पेशा चुना जाएगा कि मैंने ये काम करना है, जब वो स्वतंत्र ही नहीं है, वो कैद है और कुछ अब आवाज़ उठा ही नहीं सकता है, तो स्वतंत्र है नहीं तो पेशा कैसे उठाएगा, उद्योग कैसे कर पाएगा। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान नहीं होता है। यही तो कारण है कि हमें रुचि है कोई काम करने का, लेकिन हमें वहाँ पर स्थान नहीं दिया जाएगा।
यही कारण है। मजबूरी बस जहाँ जहाँ काम करने वाले का दिल न लगता वहाँ दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। बात सही है। अगर हमें कोई काम करने में मन नहीं है, हमको काम दूसरे करने में मन है, लेकिन कहा जाएगा कि नहीं तुम्हारे पिताजी ये काम करते हैं, तुमको भी ये काम करना पड़ेगा, तो यहाँ कहाँ संभव है। वो काम में जब हमें रुचि नहीं है तो हम तो कर नहीं पाएंगे। यही सब कारण है। अतः यह निर्विधान से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से कोई जाति प्रथा हानिकारक प्रथा, बिल्कुल बात है। जब तक जाति प्रथा रहना हानि, अगर अभी आप बात करें ना, तो अभी भी अगर जहाँ पे उच्च पद के लोग होंगे, बड़े कास्ट के लोग हैं ना, और छोटे कास्ट के लोगों को उस तरह का इज्जत अभी भी नहीं देते हैं, ठीक है, और नहीं मान सम्मान मिलता है। लोग अपनी बात को उठाते नहीं है क्योंकि डरे हुए रहते हैं। अभी भी आपको लगता हो कि नहीं हम आज़ाद पंछी है, तो जब आज़ाद पंछी तब कहलाइएगा जब आप अपने से बड़ों अधिकारों के बीच समझ कोई भी बात को शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर वो व्यक्ति सामने वाला की बात को अच्छा से बढ़िया समझे तब आज़ाद पंछी है, ठीक है। चलिए हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि लेखक के अपने प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा के हानिकारक ग्रंथों के रूप में दिखाया। जाति प्रथा के कारण श्रमिक और स्वाभाविक विभाजन हो गया है, आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिश्चित से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है और जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। आर्थिक विकास में जाति प्रथा एक बाधक बन चुका है। सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं का आवश्यकता माना है। सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक ने किसकी विशेष आवश्यकता माना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भावना भावना वृद्धि हो। समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि वांछित परिवार का समाज एक दूसरे से छोड़ तक सचिवालय हो। समाज में बहुबुद्धि होने के सबका भाग होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज होना चाहिए। सही बात है। सबके प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। आगे क्या कहता है कि सामाजिक जीवन में संपर्क में एक साधना उपलब्ध करते रहना चाहिए और दूध पानी मिशन की तरह भाईचारा होना चाहिए। आजकल भाईचारा ऐसा हो कहाँ रहा है। भाई थोड़ा सा कमाने लगा तो क्या करेगा, अपना अपना देखेगा, ठीक है। हर चीज़ का बेईमानी, चोरी, डकैती ये सब होने लगता है। भाई का बेईमानी, सबसे पहले तो बेईमानी आ जाती है। तो कह रहा है कि दूध पानी का जैसे मिश्रण होता है ना, दूध और पानी आपस में जब मिलता है तो अपना अस्तित्व खो देता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि दूध कौन है पानी कौन है। उसी तरह से भाईचारा भी ऐसी होना चाहिए कि किसी को लगे नहीं कि ये पराया है। इनके गुणों की विशेषताओं को युक्त दूसरे नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र के शासन के समय नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या का एक रीति तथा समाज के समृद्ध अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इसमें वह आवश्यक है कि अपने अभिषेक के प्रति श्रद्धा और सम्मान भाव होना चाहिए दूसरे के प्रति, न कि तकनीकी निरंतर विकास होता है किसी समाज में पाई जाती है अतोस्वंत और जाति विरुद्ध में दुष्ट समाज है क्या। आगे क्या कहता है इसमें, तो आगे कहता है कि जाति प्रथा काम करने और चालू करने के लिए प्रेरित होता है। मुख्य वाक्य विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद का पोषक कमी नहीं है। अभी भी जातिपात है, आप कहीं भी मिला लीजिए, अभी भी जातिपात है। जाति प्रथा का विशेष यह है कि श्रमिक का स्वाभाविक विभाजन करती है, कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हम व्यक्तियों को क्षमता के साथ विकसित कर सकते हैं। बात सही है। क्षमता मतलब व्यक्ति को, बच्चे के जो चीज़ की क्षमता पड़ेगी उसमें आप सहारा कीजिए, बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन नीचे दिया गया, इसको भी सॉल्व करते हैं। विलोमसन, जैसे कि पाठ में दिया रहता है, सभ्य का क्या होगा, असभ्य हो जाएगा, विभाजन का संधि हो जाएगा, नीचे का नीचे, विलोम से उल्टा, उच्च का नीच, स्वतंत्र का प्रतंत्र, दोष का निर्दोष और सज्जन का निर्जन हो जाएगा। चलिए आगे भी दिया हुआ है, आगे भी देखते हैं क्या है। रक्षा, रक्षा, रक्षा मतलब एक दूसरे की सुरक्षा करना, पूर्ण धारण, परिनिधारण। चलिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। पाठ से विशेषण चुनकर उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। अच्छा, कुछ विशेषण दिया, जैसे पहला सभ्य, सभ्य का मतलब हमारा समाज का एक भव्य समाज है। पैतृक मतलब पिता से प्राप्त, यानी कि श्याम को पास पैतृक संपत्ति प्राप्त है, यानी कि पिता द्वारा संपत्ति प्राप्त है, पैतृक संपत्ति कहते हैं। पहली, सीता पहली कक्षा में पढ़ती है, यह निर्वाधिक रूप से सिद्ध है। प्रति साथियों के प्रति श्रद्धा हो। और हानिकारक, जाति प्रथा समाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये तो बहुत VVI क्वेश्चन जी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। चलिए परिवारची शब्द करा, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। दूषित का मतलब होता है गंदा या अपवित्र। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर या श्रमजीवन, जिसको खेतीबाड़ी करने वाले को श्रमिक कहते हैं। पेशा यानी कि रोजगार, नौकरी को पेशा कहते हैं। अस्मक एक का एक या अचानक होता है। अनुमति यानी कि आदेश या निर्देश होता है। अवसर यानी कि मौका या सहयोग होता है। परिवर्तन यानी कि बदलाव, रूपांतर होता है। असम्मान मतलब प्रतिष्ठा और मान होता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी है। चलिए यहाँ से कुछ लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इसको भी एक झटके में देख लेते हैं। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं हो सकती। इसमें रुचि नहीं है, खाली जात पात के बारे में बताया गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होगा, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित होगा। समता का मतलब क्या होता है, समता का मतलब होता है सबके प्रति समान भाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। इसके पहले भी आपको सारांश बता चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा था, ये भी पहले बता चुके हैं कि ये जो लिखे हैं भीमराव अम्बेडकर के लिखा द्वारा गया। तो ये जितने जी क्वेश्चन थे सब विभाजन के रिलेटेड पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अगर क्या है, अगर मगर बिल्कुल फ्री मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है।
अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे उसका आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आपको करना कुछ नहीं है। मेरे यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा व्हाट्सअप नंबर। इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है कि सर हमें उन सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए। बस एक मैसेज से आपका वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, नोट्स होगा, आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, इसके बदले में बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फ्री में जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड नोट्स होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, मैं आपको फ्री में दूंगा। आपकी इच्छा अनुसार जो आपको मन हो वो करना। बस आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों में शेयर करना है, ग्रुपों में शेयर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।